So, okay, so welcome everyone to the translation, Hindi to English translation. आज हम हिंदी टू इंग्लिश का पैसेज डिस्कस करेंगे ना। जो हमने इंग्लिश टू हिंदी के में जो रूल्स रियलाइज की, उसी रूल्स को रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। सो हिंदी इंग्लिश टू हिंदी में भी आप कंफर्टेबल, हमें पता है कि पहले हमें ऑब्जेक्ट को रखना होता है, फिर वर्ब को लिखना। इन हिंदी जब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी में हमेशा वर्ब लास्ट में आता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब बीच में आता है फिर ऑब्जेक्ट। इसी प्रिंसिपल को, वर्ब को पीछे करके और ऑब्जेक्ट को आगे करके हम हिंदी टू इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन। लेफ्ट साइड में देयर इज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन हिंदी, इसे इंग्लिश में राइट साइड में ट्रांसलेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैसेज हिंदी। लेफ्ट साइड 31 मार्च 1998 को 1998 को विदेशों में 9 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों, 8 सरकारी क्षेत्र और 1 प्राइवेट बैंक की 97 शाखाएं कार्यरत थी, ठीक है। तो 31 मार्च 1998, ठीक है, 1998। सो को यानी ऑन 30 को यानी ऑन, ठीक है, ऑन 31 मार्च, ऑन 30 या as on March 31 या as on 31, ऐसे इंग्लिश में नॉर्मली मार्च 31 लिखते हैं। as on March 31, 1998, कॉमा विदेशों में 9 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों, 8 सरकारी क्षेत्र के और 1 प्राइवेट बैंक, ठीक है। 9 वाणिज्यिक बैंकों की 97 शाखाएं कार्यरत थी। 9 इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैड, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए। कार्यरत थी यानी दिस इज सिंपल पास्ट, ठीक है। 9 इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैड 97 ब्रांचेस। 9 इंडियन कमर्शियल बैंक्स ब्रैकेट में 8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 प्राइवेट बैंक, ब्रैकेट क्लोज, had 97 branches operating abroad, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जरूरी कि हर सेंटेंस में ऑर्डर चेंज होगा, तो क्योंकि इसमें कोई इसमें कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस ऐसे है नहीं। हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है ये पूरा खाली अब्रॉड जो है उसको हम लोगों ने लास्ट में उठा दिया। विदेशों में यानी इन फॉरेन कंट्री या अब्रॉड, इन विदेशों में मतलब अब्रॉड को उठा के हमने लास्ट में शिफ्ट कर दिया। इसको आप बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। बाकी उसके अलावा एज सच कोई हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये विदेशों में जो है ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में कोई है नहीं, इसीलिए सब्जेक्ट को पहले लिखा, फिर वर्ब को लिखा और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग से उठा के लास्ट, ठीक है। सो एज ऑन मार्च 31, 1998, 9 Indian commercial banks, 8 bracket में 8 public sector banks and 1 private bank, bracket close, had 97 branches operating, ठीक है। ये हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस यानी सामान्य भूतकाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, इनमें व्यापारिक वाणिज्य बैंकों की समुद्र पार शाखाएं और संचल एजेंसियां शामिल हैं, ठीक है। संचल यानी ऑपरेटिंग, ठीक है। तो इनमें दीज, अब देखिए इसमें अब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्ले इंटरप्ले है वो समझ में आएगा। जो इंटरप्लेस सब्सिट मतलब स्वैपिंग है वो हमें सिंथेटिक क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्लियर ऑब्जेक्ट है, क्लियर डायरेक्ट, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस पिछले सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, इसमें है। तो अब वो प्रिंसिपल आप इस सेंटेंस से समझ पाएंगे कि कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें आगे भेजना है और वर्ब को पहले। तो इनमें व्यापारिक वाणिज्य बैंकों की समुद्र पार शाखाएं और संचय एजेंसियां शामिल हैं। These include शामिल है मतलब इंक्लूड। अब these include क्या? These include ये जो लिखा है व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकों की समुद्र पार शाखाएं और संचय एजेंसियां, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा आगे चला जाएगा और वर्ब पहले आ जाएगा। These include, इनमें मतलब these इनमें शामिल है मतलब these include what? व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकों की समुद्र पार शाखाएं, ओवर की समुद्र पार शाखाएं और
संचल एजेंसियां, ठीक है। तो व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकों की मतलब ऑफ कमर्शियल बिजनेस बैंक्स, ऑफ कमर्शियल बिजनेस बैंक्स, ठीक है। या व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक मतलब कमर्शियल बिजनेस बैंक, जो बिजनेस बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात हुई है। सो these include व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकों की कमर्शियल बिजनेस बैंक ऑफ कमर्शियल बिजनेस बैंक्स, ठीक है। यही मतलब हुआ इसका, बिकॉज अगर वाणिज्य मतलब क्या होता है, बिजनेस, ठीक है, और व्यापारिक यानी व्यापारिक बिजनेस भी होता है या कमर्शियल भी होता है, ठीक है। सो हम इसको बिजनेस कमर्शियल बैंक्स तो नहीं लिख सकते, व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकों की एक्चुअली व्यापारिक और वाणिज्यिक जो है दोनों ही कमर्शियल को पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है। लेकिन या तो आप इसको दोनों को कमर्शियल ट्रांसलेट कर सकते हैं, और या फिर आप एक को कमर्शियल और एक को बिजनेस करके लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से कमर्शियल बिजनेस बैंक्स हो जाए, ठीक है। सो दीज इंक्लूड कमर्शियल बिजनेस बैंक्स की यानी ऑफ। तो अब देखिए ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑफ कमर्शियल बिजनेस बैंक्स। तो ऑफ के पहले कुछ आना होता है, तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले ऑफ आ जाएगा, की मतलब ऑफ, ठीक है। तो जो हिंदी में की आ रहा था बाद में, तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखा था। अब इंग्लिश में ये पहले आएगा, ये जो विभक्ति है ऑफ, ये पहले आएगी, तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को हम बाद में, ठीक है। अगर पहले विभक्ति पहले आएगी तो उसके पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा ना, तभी आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। विभक्ति के आगे पीछे कुछ होना चाहिए, तभी उस विभक्ति का कोई मीनिंग होगा। विभक्ति का मतलब ही होता है जिसके आगे पीछे दो ऑब्जेक्ट्स, तो इसीलिए समुद्र पार शाखा और संचल एजेंसियों को हम पहले लिखें। ओवरसीज ब्रांचेस एंड ऑपरेटिंग एजेंसीज ऑफ कमर्शियल बिजनेस बैंक्स, ठीक है। और बिजनेस कमर्शियल बैंक्स अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, या कमर्शियल बिजनेस बैंक्स लिख सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सो these include overseas branches and operating संचल यानी ऑपरेटिंग and operating agencies of business commercial banks, ठीक है। और बिजनेस कमर्शियल बैंक्स लिखिए, बिकॉज व्यापार का मतलब होता है बिजनेस और वाणिज्य मतलब कॉमर्स, ठीक है। सो दीज इंक्लूड ओवरसीज ब्रांचेस एंड ऑपरेटिंग एजेंसीज ऑफ बिजनेस कमर्शियल बैंक्स, हो गया। और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम नेक्स्ट सेंटेंस में जाएंगे। ये शाखाएं 23 देशों में फैली हुई हैं और लंदन, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, हांगकांग, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में स्थित हैं, ठीक है। तो ये शाखाएं 23 देशों में फैली हुई हैं। These branches are spread across 23 countries. 23 देशों में फैली हुई मतलब across 23 countries. These branches are spread across 23 countries and लंदन, सिंगापुर, एम्स्टर्डम ये सब जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में स्थित हैं, एंड आर सिचुएटेड इन में स्थित हैं, ठीक है। तो अब ये शाखाएं 23 देशों में फैली हुई है। these branches are spread, अब देखिए फैली हुई हैं क्या है, आर स्प्रेड को हमने पहले लिखा और फिर 23 देशों में, आर स्प्रेड अक्रॉस 23 कंट्रीज, आर स्प्रेड अक्रॉस 23 कंट्रीज, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा। और अब और कंजंक्शन आ गया। कंजंक्शन के पहले जो है उसमें हमने उसका सेटलमेंट कर दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कंजंक्शन के बाद एक नया क्लॉज है, उस नए क्लॉज को हम फिर से ट्रांसलेट करेंगे उसी सेम रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लंदन, सिंगापुर इत्यादि इत्यादि में जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में स्थित हैं, ठीक है। स्थित है मतलब ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब पहले आ जाए, ठीक है। एंड आर सिचुएटेड इन major international centers and are situated in major international centers like
ठीक है, तो वर्ब पहले आ जाएगा और इन जो है जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में, तो केंद्रों में क्या हो जाएगा, एंड आर सिचुएटेड इन, अगर इन आर सिचुएटेड के बाद हमें इन लिखना पड़ेगा, ठीक है, इन मेजर इंटरनेशनल सेंटर्स लाइक, क्योंकि जैसे जो है वो इंग्लिश में क्या हो जाता है लाइक, तो इसीलिए इसको पहले लिखेंगे क्योंकि इसके बाद लाइक आएगा और फिर लाइक के बाद ही हम सारी जगहों का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट्स में भी डिसाइड करना कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अगर आपने इसको बाद में लिखा तो फिर आप लाइक के बाद कुछ लिख नहीं पाएंगे, फिर ये जैसे जो है लाइक बन जाएगा और लाइक के बाद फिर आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और लाइक के बाद कुछ आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज लाइक मतलब जैसे, जैसे कि, जैसे कि ये तो लाइक के बाद कुछ कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है, इसीलिए हम इसको पहले लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट को। और एंड आर लोकेटेड इन, ठीक है, एंड आर लोकेटेड इन या आर सिचुएटेड इन मेजर इंटरनेशनल सेंटर्स लाइक लंदन, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, हांगकांग, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट एंड पेरिस। हो गया, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, इनकी सबसे ज्यादा शाखाएं ब्रिटेन में 21 हैं। इसके बाद फिजी द्वीप समूह 9, अमेरिका 8, सिंगापुर 6, हांगकांग और मॉरिशस में 7, श्रीलंका 6, संयुक्त अरब अमीरात 6 तथा जापान में 4 शाखाएं हैं, ठीक है। तो इनकी सबसे ज्यादा शाखाएं ब्रिटेन में, they have the largest number of branches, इनकी सबसे ज्यादा शाखाएं मतलब they have, शाखाएं हैं मतलब they to have something, they have the largest number of branches, have मतलब है, उसके पास है, ठीक है। तो इनकी सबसे ज्यादा शाखाएं ब्रिटेन में है, मतलब they have the largest number of branches in Britain, in the UK, in the UK लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में ब्रिटेन को हम क्या बोलते हैं, यूके। इन यूके ब्रैकेट में 21 कॉमा फॉलोड बाय, इसके बाद मतलब फॉलोड बाय फिजी, फॉलोड बाय द फिजी आइलैंड्स, द मतलब हम जगहों के नाम के पहले द लिखना जरूरी है, फॉलोड बाय द फिजी आइलैंड्स ब्रैकेट में 9, अमेरिका 8, अमेरिका को हम लिख सकते हैं द यूएस, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूएस ब्रैकेट में 8, उसके बाद सिंगापुर ब्रैकेट में 6, हांगकांग और मॉरिशस ब्रैकेट में 7, उसके बाद श्रीलंका ब्रैकेट में 6, उसके बाद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ब्रैकेट में 6 एंड जापान ब्रैकेट में 4, ठीक है, एंड जापान, दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द यूके, फलाना फॉलोड बाय फलाना 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 एंड जापान ब्रैकेट में 4, ठीक है। तो आगे आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, एंड देयर आर 4 ब्रांचेस इन जापान, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधे लिखिए दे आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द यूके 21 फॉलोड बाय फिजी 9, यूएस 8, सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस, श्रीलंका, यूएई एंड जापान, ठीक है, क्योंकि आपने में तथा जापान में शाखाएं हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा शाखाएं ब्रिटेन में, ओके। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पर देखिए हिंदी वाले सेंटेंस में क्या लिखा है, इनकी सबसे ज्यादा शाखाएं ब्रिटेन में हैं, इसके बाद फिजी द्वीप समूह, अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस में, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात 6 तथा जापान में 4 शाखाएं हैं, लिखा हुआ है सेंटेंस में ही लिखा हुआ है तथा जापान में, तो आपको लास्ट में फिर लिखना पड़ेगा एंड देयर आर 4 ब्रांचेस इन जापान, ठीक है, ब्रैकेट में भी लिखा है 4 को, ठीक है। सो एंड देयर आर 4 ब्रांचेस इन जापान, तथा जापान में 4 शाखाएं, 4 शाखाएं, एंड देयर आर 4 ब्रांचेस इन जापान, but the largest number of branches in the UK 21 followed by Fiji 9, US 8, Singapore 6, Hong Kong, Mauritius 7, Sri Lanka 6, the United Arab UAE 6, and there are bracket 4 branches in Japan, ठीक है। तो and there are bracket में 4 branches in Japan, ठीक है। सो इस तरीके से यू हैव टू, इसमें देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है वो क्या है, इनकी सबसे ज्यादा शाखाएं ब्रिटेन में हैं, दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ब्रिटेन, हमने पहले इन को लिखा, पहले हमने वर्ब को लिखा और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखा ब्रिटेन, ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी जैसे जैसे फॉलोड बाय फलाना, फॉलोड बाय दिस, इसके बाद ये
था जापान में 4 शाखाएं हैं एंड देयर आर ब्रैकेट में 4 ब्रांचेस इन जापान एंड देयर आर 4 ब्रांचेस इन जापान। जबकि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, शाखाएं हैं, तो ये जो है ये उठ के पहले आ जाएगा। एंड देयर आर, हैं प्लूरल वर्ब है ना, एंड देयर आर प्लूरल वर्ब की ज्यादा शाखाएं, एंड देयर आर 4 ब्रांचेस इन जापान। तो ब्रांचेस जो है वो प्लूरल है, उसके साथ एक प्लूरल वर्ब, ब्रांचेस जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, उसके साथ एक प्लूरल वर्ब आए। ठीक है, तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, देयर आर 4 ब्रांचेस, तो ब्रांचेस मतलब एक से ज्यादा है, तो है यूज होगा इंग्लिश में आर, है के ऊपर बिंदी लगेगी टू इंडिकेट दैट उसका मीनिंग इज नहीं आर है। ठीक है, और आपने देखा कि कैसे हमने इसको ऑब्जेक्ट को, हमने जो वर्ब है उसको पहले लिखा और फिर हमने ऑब्जेक्ट को लिखा। ठीक है, और एक चीज और इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। इन शाखाओं को विदेशी व्यापार के लिए वित्त समेत अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। ठीक है, फुल स्टॉप, विराम। तो इन शाखाओं को विदेशी व्यापार के लिए, these branches को विदेशी व्यापार के लिए वित्त समेत अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। ठीक है, these branches, विशेषज्ञता हासिल है मतलब स्पेशलाइज करना, तो विशेषज्ञता हासिल होना ये एक वर्ब है, क्रिया है। क्रिया को हम पहले लिखेंगे, बार बार बता रहा हूँ इस बात को, हम वर्ब को पहले लिखेंगे। इन these branches specialize in, ठीक है, विदेशी व्यापार यानी सॉरी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। These branches specialize in many areas of international banking, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के कई क्षेत्र मतलब many areas या many fields of international banking, है ना। उसके बाद ये हमारा पहले वर्ब लिखा, वर्ब के बाद हमने वर्ब के साथ जो कनेक्टेड था ऑब्जेक्ट उसको लिखा, उसके बाद को विदेशी व्यापार के लिए वित्त समेत, ठीक है, इंक्लूडिंग फाइनेंस, वित्त समेत अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, वित्त समेत अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मतलब इन मेनी एरियाज ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग इंक्लूडिंग फाइनेंस, इंक्लूडिंग फाइनेंस। ठीक है, उसमें फाइनेंस भी इंक्लूडेड है, मतलब उनकी जो विशेषज्ञता है वो खाली बैंकिंग में नहीं, फाइनेंस। ठीक है, को ठीक है, स्पेशलाइज इन विदेशी व्यापार के लिए क्या बन जाएगा इंग्लिश में, फॉर। ठीक है, तो फॉर का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, के लिए का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाएगा फॉर, और फॉर के बाद हमें कुछ ना कुछ, फॉर एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, तो इसीलिए फॉर को हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में उसको लास्ट में वो उस ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लेके जा सकते हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश में हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आते हैं। ठीक है, और इसको हम पहले हम इंटरनेशनल बैंकिंग और वित्त इस चीज को पहले लिखेंगे, उसके बाद इस चीज को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें के लिए जो है वो फॉर बन जाता है और फॉर के बाद हमें कुछ लिखना होगा, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को, ये जो विदेशी व्यापार के लिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लास्ट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें फॉर आता है, तो फॉर के बाद आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, तो हम इसी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर आप इसको पहले लिख देते, ठीक है, तो फिर क्या होता, इसके बाद के सेंटेंस के साथ आप उसको जोड़ नहीं पाते, क्योंकि इंग्लिश में वो फॉर बन जाएगा और फॉर के पीछे कुछ आना चाहिए। ठीक है, फॉर के बाद तो आपको पता है फॉर विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड, फॉर के बाद आपको पता है क्या आने वाला है, बट फॉर क्योंकि ये इंग्लिश में पीछे उठ के आ जाता है और इसके पीछे कुछ रहना चाहिए जिसके लिए आप लिखेंगे फॉर दिस, तो इसीलिए हमने ये जो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग है इसको पहले लिखा और फिर हम फॉर को लिखेंगे। ठीक है, तो तब हमें समझ में आएगा कि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में स्पेशलाइज करते हैं फॉर दिस, फॉर विदेशी व्यापार। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट पीछे उठ के आ जाएगा, ठीक है, तो जो हमारा विभक्ति है वो अगर पीछे उठ के आ जाएगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, और यही सेंटेंस में हमने किया, और ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दीज ब्रांचेस स्पेशलाइज इन many areas of international banking along with including finance
फॉर फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आपको समझ में आया फॉर लास्ट में क्यों लिखा? क्योंकि फॉर के साथ फॉर के पीछे कुछ आना चाहिए, इसीलिए इसको लास्ट। ठीक है, स्पेशलाइज इन मेनी एरियाज ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग इंक्लूडिंग फाइनेंस फॉर विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड, फुल स्टॉप। वह भारतीय निर्यातकों तथा आयातकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इस तरह वे घरेलू बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न भाग हैं। ठीक है, सो वह भारतीय निर्यातकों तथा आयातकों यानी इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। ठीक है, निर्यातक यानी एक्सपोर्टर्स और आयातक यानी इंपोर्टर्स। सो की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो पूरा करना जो है ये एक वर्ब है, ये पहले उठ के आ जाए। दे मतलब दे, पूरा करते हैं यानी केटर टू। ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करना यानी केटर टू समवन्स नीड्स। ठीक है, तो दे केटर टू द नीड्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। वर्ब पहले लिखा फिर ऑब्जेक्ट लिखा उसके बाद, और इस तरह वे घरेलू बैंकिंग प्रणाली के अभिन्न भाग है। एंड इन दिस वे, और इस तरह, एंड इन दिस वे, या एंड दस फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट, फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट, वह घरेलू प्रणाली के अभिन्न भाग। एंड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट, के अभिन्न भाग मतलब फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट घरेलू बैंकिंग प्रणाली के, ऑफ, के मतलब ऑफ। तो के जब ऑफ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पीछे उठ के आ जाएगा और उसके पीछे भी कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए हम ये जो घरेलू बैंकिंग प्रणाली इसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, एंड दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम। इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न भाग, और इस तरह यानी एंड दस फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न भाग घरेलू बैंकिंग प्रणाली के, ऑफ डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, सो दे केटर टू द नीड्स ऑफ Indian exporters and importers and thus form an integral part of the domestic banking system. The domestic, the लगेगा, why? Because हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉपुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रसिद्ध चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके पहले हमें द लगाना पड़ता है। ऑफ द डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम लिखने से भी द डोमेस्टिक बैंकिंग लिखना बेटर है, बिकॉज द डोमेस्टिक बैंकिंग जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर चीज है। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, इन शाखाओं के अलावा भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के 5 प्रतिनिधि कार्यालय अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, रूस, एक मिनट, ईरान, मिस्र यानी इट सीम्स इजिप्ट को बोलते हैं। ठीक है, मिस्र, रूस यानी रशिया, इटली, जिम्बाब्वे, चीन, चाइना, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस और वियतनाम यानी वियतनाम में है। ठीक है, सो इन शाखाओं के अलावा, इन एडिशन टू दीज ब्रांचेस या अपार्ट फ्रॉम दीज ब्रांचेस या इन एडिशन टू दीज ब्रांचेस, मतलब इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दीज ब्रांचेस, इन शाखाओं के अलावा, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैव के 5 प्रतिनिधि कार्यालय फलाना 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 में हैं, मतलब दे हैव, है मतलब कोई चीज होना, मेरे पास कोई चीज है। ठीक है, इनकी जो कार्यालय है मतलब दे हैव। ठीक है, इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैव, यहाँ पे इंडियन कमर्शियल बैंक्स के ही बारे में पूरे पैसेज में डिस्कस होता है, ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है। सो इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैव 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस। ठीक है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, इंडियन कमर्शियल ब्रांचेस हैव 5 रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन कमर्शियल बैंक से हमारा सब्जेक्ट है, हैव ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो 5 प्रतिनिधि कार्यालय फलाना 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 में हैं। ठीक है, अब हम क्या लिख रहे हैं इसको, अमेरिका में है, चीन में है, ब्राजील में, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, इन अमेरिका। ठीक है, तो क्योंकि इन पहले उठ के आ जाता है तो इनके पहले हम 5 कमर्शियल बैंक वाली चीज को लिखें। ठीक है, हम इसको लास्ट में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि हमें इसके पहले लिखना है, इनके पहले हमें लिखना है कि क्या चीज है वहां पे। ठीक है, सो दे हैव 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस इन इंडियन, अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू दीज ब्रांचेस, कॉमा, इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैव 5 representative offices in America, Brazil, Indonesia, Iran, Egypt, Russia, Italy, Zimbabwe, China, Uzbekistan,
फिलीपींस एंड वियतनाम फुल स्टॉप। ये भी सिंपल, ठीक है। हैव, ठीक है, क्योंकि हैं हो रहा है। These branch Indian commercial banks have branches, ज्यादा ब्रांचेस है ना, तो इसीलिए have, has नहीं, ठीक है। और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम अमेरिका, कनाडा, जाम्बिया, नाइजीरिया, उगांडा, भूटान, मॉरिशस, कीनिया और नेपाल में भी है। So, भारतीय इंडियन कमर्शियल बैंक्स also have पूर्ण, they also है मतलब they have, ठीक है, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मतलब wholly owned subsidiaries, ठीक है, और संयुक्त उपक्रम यानी जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। सो इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैव wholly owned subsidiaries, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मींस wholly owned subsidiaries. Have wholly owned subsidiaries and joint ventures, ठीक है, have this in, बिल्कुल पिछले सेंटेंसेस, इन कहां पे, ठीक है, तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि क्या चीज है, तभी हम इन लगा पाएंगे, इसीलिए हम wholly owned subsidiaries वाले ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, ठीक है। Indian commercial banks have wholly owned subsidiaries and joint ventures in America, Canada, Zambia, Nigeria, Uganda, या Uganda, Bhutan, Mauritius, Kenya and Nepal, ठीक है। समझ में आ गया आपको सबको ये पैसेज? सो ये लास्ट वाला सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है, ज्यादातर पैसेज में हमारे सिंपल प्रेजेंट में ही सेंटेंसेस रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा बाद में लिखना है, ये सबसे सेंट्रल प्रिंसिपल है ट्रांसलेशन का, कि पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब आएगा इंग्लिश में, और फिर हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट। और कई बार ऑब्जेक्ट में हमें जब डिसाइड करना होता है तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप पहले लिखिए, या विभक्ति के अकॉर्डिंग जिसको पहले आना चाहिए उसको पहले लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे। सो यहाँ पर मैं इस क्लास को विराम दूंगा, एंड द नेक्स्ट क्लास आई विल बी प्रेजेंट विद अ न्यू एंड फ्रेश पैसेज, an exciting passage exercise translation on which we'll carry out a translation exercise from either Hindi to English or English to. So stay tuned and please give your feedback for my classes so that we can do better to serve you. Thanks again. Thanks everyone.